हिंदी साहित्य का संसार। हिंदी साहित्य का संसार। मित्रों, आज से हम साहित्य पर आधारित एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आपको हिंदी साहित्य की महान रचनाओं और महान रचनाकारों से आपका परिचय कराएंगे। आज की इस कड़ी में हम आपका परिचय कराएंगे महान व्यंग्य सम्राट हरिशंकर परसाई जी के एक छोटे से व्यंग्य उपन्यास रानी नागफनी की कहानी के बारे में। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई जी का एक छोटा सा व्यंग्य उपन्यास है। परसाई जी को हास्य व्यंग्य की दुनिया का सम्राट कहा जाता है। आज़ादी के बाद व्यंग्यकारों की पीढ़ी में हरिशंकर परसाई जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्हें हम व्यंग्य सम्राट के नाम से जानते हैं। उनके तमाम लेख निबंध हमारी कोर्स की किताबों में मिल जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी इटारसी के पास मध्य प्रदेश में हुआ था और निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ। वे पूरे जीवन किसी के नौकर न हुए, बल्कि स्वतंत्र लेखन को ही उन्होंने अपना जीवन यापन का जरिया बनाया। उनकी प्रसिद्ध व्यंग्य पुस्तकें हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, जाने पहचाने लोग। परसाई जी ने जबलपुर से एक साहित्यिक पत्रिका वसुधा भी निकाली थी। परसाई जी का पूरा साहित्य व्यंग्य से भरा हुआ है और जब आप उनका उपन्यास रानी नागफनी की कहानी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह हास्य से भरपूर है। यह उपन्यास आधारित है राजकुमार अस्तभान और राजकुमारी नागफनी की प्रेम कहानी पर। इसकी शुरुआत होती है भेड़ा घाट से, जो कि जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित संगमरमर का एक 400 फीट ऊंचा जलप्रपात है। लेखक के अनुसार उस जमाने में असफल प्रेमीजन और परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी और बेरोजगारी से त्रस्त युवाजन भेड़ा घाट पर आकर आत्महत्या किया करते थे। उस वक्त की सरकार ने वहां पर बकायदा एक आत्महत्या विभाग बनाया हुआ था, जो ऐसे लोगों की पूरी सहायता करता था। लगातार 5वें प्रेम में असफल राजकुमारी नागफनी और लगातार तीसरी बार बीए की परीक्षा में फेल हुए राजकुमार अस्तभान, दोनों की निगाहें भेड़ा घाट के घाट पर लड़ जाती हैं, जहां पर वे आत्महत्या करने के लिए आए होते हैं। और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है, जिसमें तमाम दिक्कतें दुश्वारियां उनके सामने आ खड़ी होती हैं। परसाई जी ने इस प्रेम कहानी के समानांतर समाज और सरकार में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है। जैसे जेल से छूटा दुर्दांत डाकू बाद में प्रसिद्ध महात्मा का वेश धारण कर समाज को बड़े स्तर पर छलता है। शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नौकरी के इम्तिहानों में व्याप्त भाई भतीजावाद पर परसाई जी का व्यंग्य हंसाता कम है और मायूस अधिक करता है। आधुनिक काव्य और मॉडर्न आर्ट पर भी परसाई जी के व्यंग्य का नश्तर चलता है। प्रेम विवाह में दहेज वसूलने वाले चतुर सुजानों पर भी परसाई जी ने व्यंग्य बाण चलाए हैं। राजा जब प्रजा की मुसीबतों को कम नहीं कर पाता तो राष्ट्र धर्म के नाम पर पड़ोसी राज्य से युद्ध छेड़ देता है और प्रजा युद्ध में शामिल होकर अपने दुख दर्द भूल जाती है। राजनीति में स्वार्थी परमार्थ है और इसकी भी झांकी आपको इस प्रेम कहानी में मिलेगी। इस छोटे से व्यंग्य उपन्यास की एक विशेषता ये भी है कि परसाई जी के साहित्य में आपको पहली बार हास्य मिश्रित व्यंग्य के दर्शन होंगे। रानी नागफनी की कहानी एक मजेदार व्यंग्य उपन्यास है। इसका रसास्वादन करिए, इसका आनंद उठाइए और इस उपन्यास की कुछ मजेदार झलकियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस उपन्यास को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और आपके शहर की किसी भी साहित्यिक किताबों की दुकान पर यह किताब आसानी से मिल जाएगी। हरिशंकर परसाई जी का पूरा साहित्य हमेशा डिमांड में रहता है, इसलिए आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आइए रानी नागफनी की कहानी इस उपन्यास के कुछ अंश में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मुफतलाल की आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। वो बोला, कुमार, मैं पास हो गया। इस ग्लानि से मैं मरा जा रहा हूँ। आपके फेल होते हुए मेरा पास हो जाना कितना बड़ा अपराध है। इसके लिए मेरा सिर भी काटा जा सकता है। मैं अपना यह काला मुंह कहाँ छुपाऊं? यदि हम दूसरी मंजिल पर न होते, जमीन पर होते, तो मैं कहता, हे माँ पृथ्वी तू फट जा और मैं समा जाऊं। मित्र के सच्चे पश्चाताप से अस्तभान का मन पिघल गया। वह अपना दुख भूल गया और उसे समझाने लगा, मित्र, दुखी मत हो। होनी पर किसका वश है? तुम्हारा वश चलता तो तुम मुझे छोड़कर कभी पास न होते।
मुफतलाल कुछ स्वस्थ हुआ। अस्तभान ने अखबारों को देखा और क्रोध से उनका मुंह लाल हो गया। उसने सब अखबारों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर पसीना पोंछकर बोला, किसी अखबार में हमारा नाम नहीं छपा। ये अखबार वाले मेरे पीछे पड़े हैं, ये मेरा नाम कभी नहीं छापेंगे। भला यह भी कोई बात है कि जिसका नाम अखबार वाले छापे वो पास हो जाए, तो जिसका नाम न छापे वो फेल हो जाए। अब तो पास होने के लिए मुझे अपना ही अखबार निकालना पड़ेगा। तुम्हें मैं उसका संपादक बनाऊंगा और तब तुम मेरा नाम पहले दर्जे में छापना। मुफतलाल ने विनम्रता से कहा, सो तो ठीक है, पर मेरे छाप देने से विश्वविद्यालय कैसे मानेगा? कुंवर अस्तभान ने कहा, और इन अखबारों की बात क्यों मान लेता है? मुफतलाल का हंसने का मन हुआ, पर राजकुमार की बेवकूफी पर हंसना कानूनन जुर्म है। यह सोचकर उसने गंभीरता से कहा, कुमार, पास फेल तो विश्वविद्यालय करता है, अखबार तो इसकी सूचना छापते हैं। अस्तभान अब विचार में पड़ गया। हाथों की उंगलियां आपस में फंस गईं और सिर लटक गया। बड़ी देर वो इस तरह बैठा रहा, फिर एकाएक उठा और निश्चय के स्वर में बोला, सखा, हम आत्महत्या करेंगे। 4 बार बीए में फेल हो चुके, फेल होने के बाद आत्महत्या करना वीरों का कार्य है। हम वीर कुल के हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम आन पर मर मिटते हैं। हमें तो पहली बार फेल होने पर ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, पर हमने विश्वविद्यालय को 3 मौके और दिए। बहुत हो गया, हमें आत्महत्या कर ही लेनी चाहिए। जाओ और जाकर इसका प्रबंध करो। मुफतलाल उसके तेज को देखकर सहम गया। वह चाहता था कि अस्तभान कुछ दिन और जिंदा रहें। उसने डिप्टी कलेक्टरी के लिए दरख्वास्त दी थी और चाहता था अस्तभान सिफारिश कर दें। वह समझाने लगा, कुमार, मन को इतना छोटा मत करिए। आप ऊंचे खानदान के आदमी हैं, आपके कुल में विद्या की परंपरा नहीं है। आपके पूज्य पिताजी 12 खड़ी से मुश्किल से आगे बढ़े और आपके प्रातः स्मरणीय पितामह तो अंगूठा लगाते थे। ऐसे कुल में जन्म लेकर आप बीए तक पढ़े, ये कम महत्व की बात नहीं है। इसी बात पर आपका सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए। कुमार, पढ़ना लिखना हम छोटे आदमियों का काम है, हमें नौकरी करके पेट भरना पड़ता है। लेकिन आपके पास तो पुश्तैनी जायदाद है, आप क्यों विद्या के चक्कर में पड़ते हैं? दुविधा पैदा हो गई। ऐसे मौके पर अस्तभान हमेशा मुफतलाल की सलाह मांगता था। उसे विश्वास था कि वह उसे नेक सलाह देता है। कहने लगा, मित्र, मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। तू जानता है मैं तेरी सलाह मानता हूँ। जो कपड़ा तू बताता है वो पहनता हूँ, जो फिल्म तू बताता है वही देखता हूँ। तू ही बता मैं क्या करूँ? मैं तो सोचता हूँ कि आत्महत्या कर ही लूँ। मुफतलाल ने कहा, जी हाँ, कर लीजिए। अस्तभान कुछ सोचकर बोला, या अभी न करूँ? मुफतलाल ने झट कहा, जी हाँ, मत करिए, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। कुंवर फिर सोचने लगा। सोचते सोचते बोला, 1 साल और रुक जाता हूँ, अगले साल कर लूँगा, क्या कहते हो? मुफतलाल ने कहा, जी हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, अगले साल ही करिए। कुंवर फिर बोला, पर फेल तो अगले साल भी होना है, अच्छा है अभी आत्महत्या कर डालूं। मुफतलाल ने कहा, जी हाँ, जैसे तब वैसे अब कर ही डालिए। कुंवर अस्तभान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुफतलाल को गले से लगाकर कहा, मित्र, मैं इसीलिए तो तेरी कद्र करता हूँ कि तू बिल्कुल स्वतंत्र और नेक सलाह देता है। तुझसा सलाहकार पाकर मैं धन्य हो गया। मुफतलाल सकुचा गया, कहने लगा, ये तो कुमार की कृपा है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पर इतना अलबत्ता है कि जो बात आपके भले की होती है वही कहता हूँ। आपको बुरा लगे या भला, मुंह देखी बात मैं नहीं करता। तो मित्रों, अभी आपने रानी नागफनी की कहानी उपन्यास का एक छोटा सा अंश सुना। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा अंश आपको पसंद आया होगा और इसे सुनने के बाद आपके मन में हास्य व्यंग्य उपन्यास रानी नागफनी की कहानी पढ़ने का मन आपका करने लगा होगा। तो फिर देर किस बात की है? अपने शहर की उस दुकान का पता लगाइए जहाँ साहित्यिक किताबें मिलती हैं और खरीद कर पढ़ डालिए। ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी, छोटा सा उपन्यास है और वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। हिंदी साहित्य का संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हिंदी साहित्य का संसार।